नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में महाराणा सांगा के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने महाराणा कुंभा के विषय में विस्तार से अध्ययन किया है और अगली कक्षा में हम महाराणा प्रताप के विषय में अध्ययन करेंगे। आज हम महाराणा सांगा के विषय में अध्ययन करते हैं। महाराणा संग्राम सिंह, जो इतिहास में सांगा के नाम से प्रसिद्ध है, का जन्म 24 मार्च 1481 ईस्वी को हुआ था। रायमल के 13 पुत्र थे, जिनमें पृथ्वीराज, जयमल, संग्राम सिंह विशेष उल्लेखनीय हैं। सांगा के उत्तराधिकारी होने के बारे में एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी के कारण सांगा और पृथ्वीराज में ऐसी गंभीर लड़ाई हुई कि दोनों लहूलुहान हो गए और सांगा की एक आग भी जाती रही। तब सांगा भागकर अजमेर के पास श्रीनगर में करमचंद पवार के यहाँ रुका। उसने अपनी पुत्री का विवाह सांगा के साथ कर दिया। इधर मेवाड़ में जयमल और पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई थी। अतः सांगा को बुलाकर रायमल ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो उसकी मृत्यु के बाद 1509 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। प्रारंभिक घटनाएं। सांगा गद्दी पर बैठा तब मेवाड़ आंतरिक कलह और बाह्य आक्रमणों का शिकार बना हुआ था। अनेक सामंत और शासक मेवाड़ के प्रभाव से मुक्त होने से ही संतुष्ट नहीं थे, अपितु मेवाड़ का अस्तित्व मिटाने का उत्सुक थे। राजपूत शासक ही नहीं, बल्कि पड़ोसी मुस्लिम सुल्तानों ने भी मेवाड़ को अपना आखेट स्थल बना रखा था। मालवा व गुजरात के सुल्तान मेवाड़ के घोर शत्रु थे। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की निगाहें भी इसी ओर लगी हुई थी। सांगा ने इन सारी परिस्थितियों का अदम्य साहस से सामना किया। उसने करमचंद पवार का अजमेर, परबतसर, मोडल, फूलिया, वनेड़ा के परगने जागीर में दिए और अपनी उत्तरी पूर्वी सीमा को उसके माध्यम से सुदृढ़ किया। दक्षिण और पश्चिमी मेवाड़ की सुरक्षा हेतु उसने सिरोही तथा बागड़ू के शासकों को अपना मित्र बनाया तथा इधर के राज सिंहासन पर अपने गुट के रायमल को बिठाकर राणा ने राजपूतों के मैत्री संघ को शक्तिशाली बना दिया। सांगा के नेतृत्व में मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति ने पड़ोसी मुस्लिम राज्यों से संघर्ष आवश्यक कर दिया। मालवा संघर्ष के कारण एवं युद्ध। मालवा और मेवाड़ की परंपरागत शत्रुता चली आ रही थी। 1401 ईस्वी से 1530 ईस्वी में अपनी स्वतंत्रता के अंत तक मालवा मेवाड़ का शत्रु बना रहा। नंबर 2, दोनों प्रदेशों के शासक प्रसारवादी नीति में विश्वास रखते थे, अतः वे एक दूसरे की निर्बलता का लाभ उठाना चाहते थे। मालवा मुस्लिम व मेवाड़ हिंदू धर्म के पोषक व रक्षक थे। मालवा के सुल्तान जब तब भी अवसर मिलता तो वे अपने राज्य के हिंदुओं के साथ साथ पड़ोसी सीमावर्ती हिंदू राज्यों के हिंदुओं पर अत्याचार करते, मंदिर मूर्तियां तोड़ने से नहीं चूकते थे। इधर महाराणा सांगा अपने को हिंदू धर्म तथा संस्कृति का पोषक व रक्षक मानता था, अतः ये उसका नैतिक कर्तव्य था कि वे विरोधियों से लड़कर धर्म व संस्कृति की रक्षा करे। तात्कालिक कारण मालवा का उत्तराधिकारी संघर्ष था। इसमें सांगा ने मालवा के प्रधानमंत्री एवं विरोधी मेदिनी राय को सहायता देने तथा गागरोन, चंदेरी आदि प्रदेशों की जागीर उसे देने से मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय महाराणा से प्रतिशोध लेना चाहता था। मालवा युद्ध 1519 ईस्वी।
1519 ईस्वी में महमूद ने पूर्ण शक्ति एवं साहस के साथ गागरोन पर आक्रमण कर दिया, जिसमें मुसलमानों की करारी हार हुई तथा काफी जन धन की हानि हुई। स्वयं सुल्तान बंदी बनाकर चित्तौड़ लाया गया, जहां उसका इलाज कराने के बाद काफी धन देकर सम्मान मांडू भेज दिया। सुल्तान ने भी महाराणा को अधीनता स्वरूप रत्न जड़ित मुकुट तथा सोने की कमर पेटी भेंट की। राणा ने इस व्यवहार की निजामुद्दीन अहमद ने बड़ी प्रशंसा की है। श्यामलदास एवं हरविलास शारदा के अनुसार सांगा ने सुल्तान को छोड़ दिया, किंतु उसके एक पुत्र को ओल जामिन के तौर पर चित्तौड़ में रख लिया। निसंदेह यह सांगा की दूरदर्शिता का परिचायक था। मालवा विजय से मेवाड़ को काफी उपजाऊ प्रदेश प्राप्त हुए तथा यहाँ की आर्थिक स्थिति में निश्चित लाभ हुआ। नेक्स्ट है गुजरात संघर्ष के कारण। नागौर ने के मुस्लिम राज्यों को कुंभा ने जीत लिया था, अतः गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर नागौर का पुनः स्वतंत्र कराना चाहता था। गुजरात के सुल्तान ने महमूद की सहायता कर मेदिनी राय को मालवा से बाहर निकाला था, अतः मेवाड़ के लिए आवश्यक था कि वे अपने शत्रु के मित्र को भी यथोचित दंड दे। गुजरात में मेवाड़ अपने विस्तारवादी नीति के कारण परस्पर परंपरागत शत्रु थे। ईडर का मामला इनके बीच संघर्ष का तात्कालिक कारण बन गया था। दोनों राज्यों की सीमा के मध्य होने से ईडर का सामरिक महत्व बढ़ गया था। ईडर के राहा भाण के दो पुत्र थे, सूर्यमल व भीम। भाण की मृत्यु के बाद सूर्यमल गद्दी पर बैठा और 18 महीने के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। तब उसका पुत्र रायमल गद्दी पर बैठा, किंतु उसके काका भीम ने उसे गद्दी से हटा दिया और स्वयं राव बन गया। रायमल सांगा की शरण में आ गया। उधर भीम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठ गया। तब सांगा ने रायमल को पुनः ईडर का राव बना दिया। भारमल ने गुजरात की सहायता से पुनः ईडर का राज प्राप्त कर लिया। रायमल ने गुजराती सेनापति जहीरुल मुल्क को पराजित कर मार डाला। तब गुजरात के सुल्तान ने ईडर पर आक्रमण कर ईडर को लूटा। युद्ध। उपर्युक्त कारणों में विशेषतः गुजरात के सुल्तान कार्यवाही को देखकर सांगा ने 1519 में चित्तौड़ से प्रयाण कर एक ही दिन में ईडर को विजय कर लिया। गुजराती सेना अहमदनगर की ओर भागी। सांगा ने उसका पीछा करते हुए अहमदनगर दुर्ग को घेर लिया और दुर्ग के किवाड़ तोड़कर राजपूत दुर्ग में घुस गए और खूब लूटा। सांगा बड़नगर, बिसलनगर और गुजरात के अन्य इलाकों को लूटता हुआ चित्तौड़ आ गया। इस पराजय का बदला लेने के लिए सुल्तान ने मलिक अय्याज को दिसंबर 1520 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण करने भेजा। साथ ही किवालुमुल्क के नेतृत्व में 20,000 सवार तथा 20 हाथियों की दूसरी सेना भी मलिक अय्याज की सहायता के लिए भेजी। ये सेनाएं मोडासा होते हुए डूंगरपुर को जलाकर बांसवाड़ा पहुंची। इसके बाद गुजराती सेना ने मंदसौर को घेर लिया। महाराणा सांगा भी शेषन्य मंदसौर से कोई 25 किलोमीटर दूर नानसा गांव में आ गया। मालवा का सुल्तान भी मलिक अय्याज की सहायता के लिए आ गया। तब मंदसौर में भीषण युद्ध होने को था। इस बीच सुल्तान के सेनापति मलिक अय्याज और उसके अधिकारियों में कटुता उत्पन्न हो जाने से अय्याज को संधि करनी पड़ी और वे गुजरात चला गया। सांगा ने गुजरात को लूटा, ईडर पर पुनः अपना प्रभुत्व स्थापित किया तथा गुजरात के उत्तराधिकारी को चित्तौड़ में शरण देकर अपना प्रभाव जमा लिया।
सांगा व इब्राहिम लोदी। सांगा और इब्राहिम लोदी विस्तारवादी नीति में विश्वास करते थे, अतः दोनों ही शासकों की महत्वाकांक्षा ने उन्हें संघर्ष हेतु आमने सामने ला दिया। राणा ने अपना राज्य विस्तार बयाना तक फैला दिया था, जो दिल्ली और आगरा के सुल्तान के लिए चुनौती था। डॉक्टर अवध बिहारी पांडे के मतानुसार मालवा का मध्य राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच कबाब में हड्डी की तरह था। मालवा का राज्य राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच कबाब में हड्डी की तरह था। सांगा ने गद्दी पर बैठते ही अजमेर पर अधिकार कर करमचंद पवार के नाम अजमेर का पट्टा लिख दिया। अजमेर दिल्ली सल्तनत के अधीन था, अतः इब्राहिम लोदी चुप न रह सका और से सैन्य मेवाड़ की ओर प्रस्थान किया। युद्ध 1517 ईस्वी। दोनों ही तरफ की सेनाओं में हाड़ौती सीमा पर 1517 ईस्वी में खातौली गांव के पास युद्ध हुआ। एक पहर तक युद्ध होने के बाद इब्राहिम लोदी सेना सहित भाग गया। युद्ध में महाराणा के घुटने पर तीर लगने से वे लंगड़ा हो गया और उसका बायां हाथ भी तलवार से कट गया था। इब्राहिम लोदी ने इस हार का बदला लेने के लिए 1518 ईस्वी में मियां मक्खन के नेतृत्व में एक सेना भेजी, किंतु इस बार भी उसे पराजित होना पड़ा। सांगा व बाबर संघर्ष। अब मध्य एशिया में बाबर अपना राज्य स्थापित करने में असफल रहा तो लोधी सरदारों के आमंत्रण पर वे भारत आया और जहां उसने अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहा। इस क्रम में उसने दिल्ली को जीत लिया। बाबर के लिए दिल्ली पर अधिकार करना सरल था, किंतु अपनी शक्ति को एक बनाए रखना कठिन था। उत्तर पश्चिमी भारत की विजय और पानीपत में इब्राहिम लोदी राजपूत और अफगान युद्ध इब्राहिम लोदी की हार से बाबर को केंद्रीय हिंदुस्तान का स्वामी बना दिया, लेकिन अब भी उसके समकक्ष दो प्रतिद्वंदी थे, एक राजपूत और अफगान। युद्ध परिषद ने अफगान शक्ति का सामना करने को सुझाया। फिर भी इस बीच के घटनाक्रमों ने बाबर का ध्यान सांगा की तरफ केंद्रित कर दिया। सांगा व मुगल संबंधों में युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। युद्ध के कारण: समझौते का उल्लंघन। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा का दूत काबुल में उसके पास एक संधि प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुआ और यह निश्चित हुआ कि बाबर पंजाब की ओर से इब्राहिम पर आक्रमण करेगा और राणा सांगा आगरा की ओर से। आधुनिक शोध से यह स्पष्ट हो गया है कि इस प्रकार का समझौता अवश्य हुआ था, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार पहल राणा की ओर से न की जाकर बाबर की ओर से की गई थी तथा उल्लंघन सांगा द्वारा ही किया गया था। अतः बाबर सांगा से युद्ध करना चाहता था। दूसरा है धार्मिक कारण। पानीपत युद्ध के परिणाम ज्ञात होते ही राणा ने अपना साम्राज्य विस्तार प्रारंभ कर दिया। रणथंभौर के पास खंडार दुर्ग सहित करीब 200 स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया, जो इससे पूर्व सल्तनत के अधीन थे। अतः बाबर का चिंतित होना स्वाभाविक ही था। राणा स्वयं को हिंदू धर्म का रक्षक मानता था। उधर बाबर चाहता था कि उस इस्लामी शासन को बनाए रखा जाए जो विगत कुछ शताब्दियों से भारत में चला आ रहा था। नेक्स्ट है राजपूत अफगान गठबंधन। राणा ने महमूद लोदी तथा हसन खान मेहाती को अपने पक्ष में मिला लिया। यह अफगान राजपूत मैत्री बाबर के लिए अत्यधिक खतरनाक सिद्ध हो सकती थी। अनेक अफगान राणा के पास सैन्य पहुंचने लगे। इस मैत्री से बाबर चिंतित हुआ तथा संघर्ष अनिवार्य हो गया। नेक्स्ट है दोनों की महत्वाकांक्षा। बाबर एवं सांगा दोनों ही महत्वाकांक्षी थे, अतः युद्ध अवश्यंभावी हो गया था।
दोनों ओर युद्ध की तैयारियां होने लगी। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी। बाबर की गतिविधियों का अवलोकन कर राणा सांगा से सैन्य जनवरी 1572 ईस्वी के अंत में चित्तौड़ से रवाना हुआ। रणथंभौर होता हुआ वे बयाना पहुंचा और 16 फरवरी को मेहंदी ख्वाजा से बयाना दुर्ग छीन लिया। इसके बाद राजपूत सेना ने भूसावर में पड़ाव डालकर बाबर को काबुल एवं दिल्ली से मिलने वाली सहायता को रोक दिया। 1 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा फतेहपुर सीकरी से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित खानवा के मैदान में आ गया। बाबर आगरा से 16 फरवरी को रवाना हुआ। उसकी सेना की दशा बड़ी दयनीय थी। बयाना युद्ध से भागे हुए सैनिकों ने राजपूताना शक्ति का बढ़ चढ़कर वर्णन किया, मुगल सेना को हतोत्साहित कर दिया। सभी कायरता की बातें करने लगे। ईरान के ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ की भविष्यवाणी विजय में संदेह ने स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया था। बाबर चिंतित तो था किंतु विचलित नहीं हुआ। उसने अपने शराब पीने के सभी पात्र तुड़वा दिए तथा भविष्य में कभी भी शराब न पीने की कसम खाई। साथ ही सेना के समकक्ष उसने एक कूटनीतिक ओजस्वी भाषण भी दिया, जिससे सेना में नवीन उत्साह का संचार हुआ और सैनिक युद्ध करने को तैयार हो गए। सांगा व बाबर के नेतृत्व में दोनों सेनाएं आमने सामने डटी रही और शनिवार 16 मार्च 1527 को प्रातः 9:30 बजे भीषण युद्ध हुआ। बाबर ने पानीपत के आधार पर ही सेना की गृह रचना की। मुगल तोपखाने द्वारा भयंकर आग बरसाने पर भी वीर राजपूतों ने अपने नियंत्रण आक्रमणों से बाबर के होश गुम कर दिए थे। इस बीच राणा सांगा के तीर लग जाने से बेहोशी की हालत में उसे मैदान से हटा लिया गया। राणा के बाद सलूम्बर के रावत रतन सिंह और झाला अज्जा ने युद्ध जारी रखा, किंतु राजपूतों की हार हुई। राणा की हार के कारण सैनिक संख्या की अधिकता एवं सांगा जैसे योग्य नेतृत्व के उपरांत भी राजपूत पराजित हुए। इस पराजय के निम्नलिखित कारण थे। विश्वासघात। कर्नल टाड चामलदास ने राणा की हार का प्रमुख कारण सिलेहदी तंवर का विश्वासघात माना। जब युद्ध चल रहा था तब तंवर बाबर से मिल गया तथा सांगा की सैनिक कमजोरियों का ध्यान कराया, जिसका लाभ बाबर ने उठाया। दैनिक प्रभाव हरविलास शारदा का मानना है कि युद्ध के समय सांगा की आंख में तीर लग जाने से वे सैन्य संचालन नहीं कर पाया। युद्ध क्षेत्र से उसके हटने के समाचार मिलते ही सेना में भगदड़ मच गई और ये हार का कारण बना। नंबर 3 है सांगा की सेना में एकता का अभाव। राणा की सेना में विविध वंशीय सैनिक थे जो अपनी मान्यता के अनुसार युद्ध में सम्मिलित हुए और उनका संबंध जितना राणा से नहीं था उतना अपने वंशीय नेता से था। संपूर्ण सेना पर राणा का प्रभाव इन वंशीय नेताओं के माध्यम से था। इस प्रकार की सेना में एक सूत्र अनुशासन का रहना संभव नहीं था। चौथा है अपवित्र गठबंधन। रसब्रुक विलियम ने अफगान राजपूत गठबंधन को अपवित्र माना है। दोनों में जो उत्साह होना चाहिए था वे नहीं था। दोनों के उद्देश्य व आदर्श भिन्न थे। दोनों वर्ग एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते थे। युद्ध के समय इस प्रकार का आपसी संदेह हार में बदल सकता था। पांचवा, राणा की निष्क्रियता। एल्फिंस्टन के अनुसार यदि राणा सांगा मुगलों की प्रथम घबराहट पर ही आगे बढ़ जाता तो उसकी विजय निश्चित थी।
डॉक्टर ओझा के अनुसार राणा को बयाना विजय के बाद खानवा पहुंच जाना चाहिए था। यूं उसने पहली विजय के बाद एकदम युद्ध ने करके बाबर को तैयारी करने का सुअवसर प्रदान कर दिया था। नेक्स्ट है पैदल सेना की अधिकता। राजपूतों में पैदल सैनिक अधिक थे, जबकि मुगलों की सेना अधिकांश घुड़सवारों से थी। द्रुत गति से वे पैंतरेबाजी की चाल में पैदल और घुड़सवारों का कोई मुकाबला नहीं था। बाबर का तोपखाना। राजस्थानी योद्धाओं को पहली बार तोप का सामना करना पड़ा। बारूद के प्रयोग तोपों और बंदूकों की तुलना में तीर कमान, भाले, तलवारें, बर्छियां आदि निम्न कोटि के थे। तीर गोलियों का प्रत्युत्तर नहीं दे सके। नेक्स्ट है उन्नत मुगल सैनिक पद्धति। मुगल रिजर्व तथा घुमाव पद्धति की प्रधानता देते थे और बारी बारी से इनका प्रयोग करते थे। साथ ही इनमें तोपों और घुड़सवारों के आक्रमण विधि में एक संतुलन था। मुगल नेता व सेनापति सुरक्षित रहते हुए युद्ध का संचालन करते थे। राजपूत एक धक्के की विधि से शत्रु दल में भगदड़ मचा कर देते थे। राजपूत नेता सजधज के साथ हाथी पर बैठकर स्वयं अपना शौर्य प्रदर्शित करता था, जिससे वे शीघ्र ही सभी बातें का शिकार बन जाता था। राजपूत सैनिक परंपरागत युद्ध की गतिविधियों से परिचित थे और उसी में विश्वास रखते थे। मुगल व्यवस्था एक परिष्कृत सैनिक अवस्था थी, जिसमें अफगान, उज्बेक, तुर्क, मंगोल, फारसी, भारतीय आदि युद्ध प्रणालियों को समाविष्ट किया गया था। अतः पुरातन और नवीन पद्धति की कोई तुलना नहीं थी। इन कारणों से सांगा व राजपूत सेना खानवा के मैदान में बाबर से लड़ती हुई पराजित हुई। युद्ध के परिणाम। खानवा का युद्ध, जो कोई 10 घंटे चला, अविस्मरणीय युद्धों में से एक था। युद्ध का निर्णय अंत समय तक तुला में लटका रहा। पानीपत के युद्ध का कार्य खानवा के युद्ध ने पूरा किया। इसने राजपूतों के भारतीय राज्यों के स्वप्न को भंग कर दिया। इसके परिणाम निम्नलिखित रहे। बाबर की कठिनाइयां का अंत। खानवा का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध ने बाबर की कठिनाइयों का अंत कर दिया। उसे अपने जीवन की रक्षार्थ जगह जगह घूमना पड़ा। काबुल में भारत आने पर भी उसे शांति नहीं मिली थी। राणा सांगा पर विजय प्राप्त करने के उपरांत बाबर तथा उसके सैनिकों को किसी प्रकार की चिंता नहीं रही और उनके लिए भारत में आगे विजय करना सरल हो गया। नेक्स्ट है राजपूत शक्ति खंडित। रसब्रुक विलियम ने बताया कि इस युद्ध से भारतवर्ष की सार्वभौमिकता राजपूतों के हाथ से निकलकर मुगलों के हाथ में चली गई थी। लेनपुर ने इस विजय को अंतिम और पूर्ण माना है। उसका तो मानना है कि यदि बाबर राजपूतों का पीछा करता तो एक भी राजपूत जीवित नहीं रह सकता था। निसंदेह यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण है। राजपूत सैनिक शक्ति खंडित हो गई थी, किंतु पुण्यता नष्ट नहीं हुई। बाबर ने भी ये माना था कि राजपूत हारे हैं, परंतु उनकी शक्ति नष्ट नहीं हुई है। अतः उसने खानवा युद्ध के बाद राजस्थान पर आक्रमण करने की नहीं सोची। राणा का स्वप्न भंग। मेवाड़ के लिए तो इस युद्ध के घातक प्रभाव ही हुए। सांगा का ये कथन था कि वे बाबर को परास्त कर दिल्ली पर हिंदू साम्राज्य की स्थापना करेगा, परंतु उसका स्वप्न साकार न हो सका और सांगा की पराजय उसकी मृत्यु का कारण बनी। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य की स्थापना। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप
भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, जो आगामी 200 वर्षों तक बना रहा। तब कोई ऐसा नरेश नहीं हुआ जो कि मुगलों का सामना कर पाता। वास्तव में इस युद्ध ने पानीपत के कार्य को पूरा कर दिया। इसके बाद राजपूत कभी भी संगठित नहीं हो सके। बाबर के स्थायी राज्य की स्थापना। इस युद्ध के राजनीतिक परिणाम भी महत्वपूर्ण रहे। जैसा कि बताया गया कि बाबर का घुमक्कड़ जीवन समाप्त हो गया जब तक वे काबुल के गीत गाया करता था। उसे ये देश अच्छा नहीं लगता था, किंतु इस विजय ने उसे काबुल को भुला दिया और शेष जीवन उसने भारत में ही बिताया। बाबर की राजत्व भावना में परिवर्तन। अब बाबर की राजत्व भावना में भी बड़ा परिवर्तन आया। उसने बादशाह की उपाधि धारण की। वे शासक के देवी सिद्धांतों में विश्वास करता हुआ अपने आप को ईश्वर की प्रतिष्ठित मानता था, जिसे धीरे धीरे लोगों ने हृदय से अभिमान में भी स्थान दिया। अफगानों के विध्वंस के में सरलता। खानवा के युद्ध में राजपूतों की शक्ति का विनाश हो जाने से बाबर को अफगानों की बची हुई शक्ति का विध्वंस करने में तथा विद्रोह को दबाने में बड़ी सहायता मिली। नेक्स्ट है युद्ध प्रणाली में परिवर्तन। खानवा के युद्ध के बाद युद्ध के तरीकों में भी भारी परिवर्तन हो गया था। राजपूत भी गोला बारूद के प्रयोग से परिचित हुए तथा हाथियों का महत्व घटने लगा। नई रणनीति तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है सांगा की मृत्यु। राणा सांगा को खानवा के युद्ध में घायल अवस्था में बसवा ले जाया गया। पुनः होश आने पर उसने बाबर से युद्ध कर बदला लेने की इच्छा व्यक्त की। उसने चित्तौड़ लौटने के बजाय शेषन्य चंदेरी पहुंचकर युद्ध करना चाहा, किंतु उसके सरदारों ने, जो युद्ध के पक्ष में बिल्कुल ही नहीं थे, राणा को विष दे दिया, जिससे 30 जनवरी 1528 ईस्वी को उसका देहांत हो गया। उसका पार्थिव शरीर कालपी से मांडलगढ़ लाया गया और वहीं उसकी दाह क्रिया की गई, जहां आज भी उसका स्मारक छतरी के रूप में अवस्थित है। राणा सांगा मझोले कद का अष्टपुट योद्धा था। बदन घटा हुआ, चेहरा उभरा हुआ, लंबे हाथ, बड़ी बड़ी आंखें और रंग घेरा हुआ था। मृत्यु के समय उसके एक आंख, एक हाथ और एक टांग ही थे और उसके शरीर पर 80 गांवों के निशान भी मौजूद थे। फिर भी उसका यश, प्रभुत्व और जोश कम नहीं हुआ था। वास्तव में मेवाड़ के महाराणाओं में सांगा ऐसा प्रतापी शासक था जिसने अपने पुरुषार्थ से मेवाड़ की उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया था। बाबर ने भी स्वीकार किया कि राणा सांगा अपनी बहादुरी और तलवार के बल पर बहुत बड़ा हो गया था। मालवा, दिल्ली और गुजरात का कोई अकेला सुल्तान उसे हरा नहीं सकता था। सांगा और मेवाड़। सांगा के बाद मेवाड़ खानवा निर्णायक युद्ध के पश्चात भी बाबर को राजस्थान की ओर बढ़ने का साहस नहीं हुआ था, परंतु मेवाड़ की आंतरिक घटनाओं ने उसको अधिक निर्बल बनाने में सहयोग दिया। सांगा ने अपने जीवन काल में ही राज्य का विभाजन कर लिया था। रणथंभौर का क्षेत्र उसने अपने छोटे पुत्र विक्रमादित्य वे उदय सिंह को दे दिया और रानी कर्मावती को, जो इन राजकुमारों की मां थी, संरक्षक नियुक्त कर दिया। सांगा के बाद उसका बड़ा लड़का रतन सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा। उसने ये विभाजन कभी मन से स्वीकार नहीं किया था, अतः गद्दी पर बैठने के पश्चात रणथंभौर को लेने का पुनः प्रयास किया। मेवाड़ का विक्रमादित्य को शासक
अतः गद्दी पर बैठने के पश्चात रणथंभौर को लेने का पुनः प्रयास किया, परंतु कर्मवती और उसके भाई सूरजमल हाड़ा बूंदी ने दुर्ग देने में आनाकानी ही नहीं की, अपितु संपूर्ण मेवाड़ का विक्रमादित्य का शासक बनाने का प्रयास किया। कर्मवती ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बाबर तक का सहयोग मांगा। मेवाड़ के सौभाग्य से बाबर अन्य क्षेत्रों में व्यस्त होने तथा कर्मवती का प्रभाव यह पड़ा कि रतन सिंह एवं सूरजमल ने एक दूसरे को मारने के प्रयास में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। रतन सिंह के कोई संतान न होने से विक्रमादित्य 1531 ईस्वी में मेवाड़ का महाराणा बना। इस प्रकार घरे कले का अंत तो हो गया, परंतु मेवाड़ की दूरदर्शिता अंत तक नहीं हुआ। विक्रमादित्य का कार्यकलापों में सामंतों के विद्रोह होने लगे, प्रशासनिक व्यवस्था छिन्न हो गई तथा आर्थिक दशा पर विपरीत प्रभाव पड़ा रहा। ऐसे समय गुजरात के बहादुर शाह के 2 आक्रमणों का सामना मेवाड़ को करना पड़ा। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए और बहादुर शाह का अधिकार हो गया। कर्मवती ने हजारों स्त्रियों के साथ जोहर किया। कुछ समय बाद राजपूतों ने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। राणा विक्रमादित्य, जिसे युद्ध के समय बूंदी भेज दिया गया था, पुनः चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा। परंतु विक्रमादित्य ने इतना सब होते हुए भी अपनी कार्य प्रणाली में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। बाध्य होकर सामंतों ने सांगा के बड़े भाई पृथ्वीराज के औरस पुत्र बनवीर को के नेतृत्व में संगठित होकर विक्रमादित्य की हत्या कर डाली। मेवाड़ का राज्य निष्कटंग बनवीर को मिल जाए, इसलिए उसने विक्रमादित्य के अनुज उदय सिंह को भी मारने का प्रयास किया, परंतु पन्ना झाय के अनुपम त्याग से उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ पहुंचा दिया गया। बनवीर का व्यवहार भी सामंतों के प्रति ठीक नहीं था। अतेको सामंतों ने अब उदय सिंह का नेतृत्व स्वीकार कर लिया और बड़े प्रयासों के बाद बनवीर पर हमला कर 1540 ईस्वी में उदय सिंह को चित्तौड़ का महाराणा बना दिया। उदारवादी उदय सिंह ने गद्दी पर बैठते ही उदय सिंह को गद्दी पर बैठते ही दिल्ली के सुल्तान शेरशाह का सामना करना पड़ा। इन समस्याओं से निपटने के बाद उदय सिंह का ध्यान मेवाड़ में प्राथमिक अवस्था स्थापित करने, विद्रोह का दमन करने, सामरिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की ओर गया ही था। तब मेवाड़ को अकबर के आक्रमण का सामना करना पड़ा। अकबर ने राजदूत में अपने साम्राज्य विस्तार कार्यक्रम में मुख्य बाधा मेवाड़ को मान चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अक्टूबर 1567 ईस्वी में उसने चित्तौड़ के तोड़ को जा घेरा। इसके पूर्व ही मेवाड़ की युद्ध परिषद के निर्णय के अनुसार चित्तौड़ को जयमल व पत्ता के नेतृत्व में रख उदय सिंह राज्य की दक्षिणी पहाड़ियों में चला गया। अकबर ने 4 मास के कड़े संघर्ष के पश्चात चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में मराठों के 8,000 योद्धा काम आए तथा करीब 30,000 निरीह जनता का अकबर की आज्ञा से मुगल सैनिकों ने वध कर दिया। इस युद्ध के कुछ वर्षों बाद 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह का गोगंदा में देहांत हो गया।
यद्यपि उदय सिंह की इच्छा अनुसार उसके छोटे भाई जयमल का राज तिलक हुआ, परंतु उसके बड़े पुत्र प्रताप के साथ हुए अन्याय को सामंतों ने बर्दाश्त नहीं किया और जगन्नाथ और जगमाल को हटाकर प्रताप का राज तिलक किया गया। इस विषम परिस्थितियों में प्रताप मेवाड़ का महाराणा बने थे। इस प्रकार हमने राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में ये टॉपिक का अध्ययन किया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। अगली कक्षा में हम महाराणा प्रताप के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। वो टॉपिक भी बड़ा महत्वपूर्ण है। पहली कक्षा में हमने कुंभा के बारे में पढ़ा, द्वितीय में आज का सांगापुर महाराणा सांगा के विषय में पढ़ा और अगली क्लास में राणा प्रताप के विषय में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।